वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो टॉपिक देखेंगे आज देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, और टॉपिक का नाम जो है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आगे की जब चर्चाएं करेंगे उससे पहले हमारा क्लासिफिकेशन जानना ज़रूरी है कि हमारे मॉलिक्यूल को कितने टाइप्स के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितना क्लासिफिकेशन हम आगे की स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब रोटेशनल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल जो है वो मेरा रोटेट करेगा। अब उसी रोटेशन को क्या है कि 3D के अंदर उस रोटेशन को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा टिपिकल टास्क होता है। इसी वजह से उसको सिंप्लीफाई करके हमने उसका क्या दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया कि हमने मॉलिक्यूल्स को क्या करा है, क्लासीफाई कर दिया है उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि जब हमने क्लासिफिकेशन लिया तो हमारी एक 3D बॉडी थी। ठीक है, 3D बॉडी का जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना पड़ेगा वो क्या था, कॉम्प्लेक्स था। एंड टू रिजॉल्व इट वी क्लासीफाई द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आएगा कि किस बेसिस के ऊपर हमने मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया। तो जब हमारा बेसिस आता है तो बेसिस अब हमारा ये आता है कि हमने मॉलिक्यूल को जो क्लासीफाई किया है वो क्लासीफाई किया है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिहाफ पे हमने मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन किया है। अब बात करते हैं कि 3 म्यूचुअली कैसे लिए। तो देखो, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिए हैं जो कि क्या बोल दिए हमने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब जब हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला तो हमने 3 बोली है, IA, IB एंड IC। IA की अगर हम बात करें तो IA जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, इसी भी यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई किया है। तो 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले IA की बात करें तो जो IA है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉन्ड एक्सिस। एक कौन सी है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि है हमारी बॉन्ड एक्सिस के पास। दूसरी आती है हमारी IB। IB जो लिए है वो लिए हमने एंड ओवर एंड रोटेशन, एंड ओवर एंड रोटेशन इन द प्लेन। ठीक है, कैसी हो जाएगी, इन द प्लेन हो जाएगी। IC जो होती है वो भी एंड ओवर एंड रोटेशन होती है, लेकिन 90 डिग्री टू द प्लेन। ये 3 हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती हैं। अब बात करें कि मैम पहली जो है वो IA कैसी है। तो देखो, IA की बात करोगे तो अगर हमारे पास कोई भी देखो मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड एक्सिस के मतलब बॉन्ड एक्सिस के अराउंड IA तुम निकालोगे, जो उसका बॉन्ड आ रहा है उसके अराउंड तुम्हें IA निकालनी है। अब एक अगर तुमने सपोज IA इधर निकाल दी, एक क्या करोगे, एंड ओवर एंड रोटेशन निकालनी है, और वो भी क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जब इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करेंगे तो वो प्लेन के अंदर ही हो। मतलब मॉलिक्यूल अगर इधर आए तो मैंने अगर सपोज इधर से एक एक्सिस निकाली तो मेरा B जो है वो उठ के इधर आ जाएगा और A मेरा उठ के आ जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है वो कैसी होनी चाहिए, प्लेन के अंदर होनी चाहिए, 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। और A को हमारा कि मैं इसको ऐसे लेकर आऊँ, मैंने एक IC निकाली, सपोज मैंने एक IC यहाँ से निकाली। IC में क्या होगा, मैं B को बाहर लेकर इस तरीके से मैं लेकर आई IA के पास,
तो ये जो रोटेशन हो जाएगा जो कि 90 डिग्री टू द प्लेन होगा, 90 डिग्री हमारा आउट ऑफ द प्लेन मान लो, आउट ऑफ द प्लेन जो होगा वो हमारा आईसी कहलाएगा। तो 3 इस तरीके के हमारी बॉन्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्लासिफिकेशन के लिए लिया है। सबसे पहले समझ आ गई कि हमें बॉन्ड एक्सिस लिए है हमने अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, दूसरी जो लिए वो एंड ओवर एंड रोटेशन लिया है हमने प्लेन के अंदर। अब प्लेन में इन द प्लेन होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर मेरा कोई भी इस तरीके का प्लेन है, ठीक है, देखो कि मैंने ये प्लेन लिया, मेरा ए मॉलिक्यूल और मेरा बी मॉलिक्यूल यहाँ था, तो इस प्लेन में क्या होगा कि मैं इसको यहाँ लेकर आऊँ, मैं इसको यहाँ लेकर आऊँ, अगर मैंने आई बी को यहाँ निकाला है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इधर प्लेन के अंदर ही तो मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, लेकिन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है मेरा, रोटेट कर रहा है, बी की जगह ए आ रहा है और ए की जगह बी आ रहा है, तो इस तरीके के जो रोटेशन होता है उसको आई बी कहोगे। अब आई सी निकालना है तो आई सी में क्या करोगे तुम, सपोज मैंने आईसी क्या करेगी, बी को ऐसे रोटेट करके इस तरीके से ए के पास लेके जाएगा कि बी भी रोटेट करे और इस तरीके से पूरा घुमा के उसको लेके जाएगा। अगर ये इस तरीके से यहाँ लेके जा रहा है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये जो है वो इस तरीके से ए के पास लेके आ रहा है, तो ऐसे रोटेशन को बोलते हैं हम आईसी, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो आईसी हम निकालते हैं। तो वो जो एंड ओवर एंड रोटेशन है, एंड ओवर एंड का मतलब ये है कि दो एंड्स को पकड़ो, जिसको भी तुम रोटेट कर रहे हो, जिस भी प्लेन से तुम उसको रोटेट कर रहे हो, उन दोनों को पकड़ो और अपना रोटेशन जो है वो करते जाओ। तो मॉलिक्यूल में क्या आएगा, चेंज आएगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर चेंज आ गया वहाँ पे हमारा आईबी और आईसी लाई करता है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितना क्लासिफिकेशन हुआ है। तो अगर बात करोगे तो 4 टाइप से उसको क्लासिफाइड किया गया है मॉलिक्यूल को, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आती है हमारा लीनियर, देन आता है हमारा स्फेरिकल या सिमेट्रिक, लिख लेते हैं पहले, सिमेट्रिक टॉप, स्फेरिकल एंड एसिमेट्रिक, ठीक है। ये 4 तरीके की जो है हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, लीनियर टाइप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, स्फेरिकल टाइप मॉलिक्यूल एंड एसिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल। अब एक एक को क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे, एक एक के अंदर, तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूल को अप्लाई, मतलब अपनी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद तीनों की जो है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, अब चलते हैं सबसे पहले लीनियर के साथ। लीनियर का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल मेरा लाई करेगा वो लीनियरली लाई करे, यही तो मतलब है ना, मतलब मॉलिक्यूल लाई लीनियरली, और अगर लीनियरली लाई कर रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यही चीज़ें हैं, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब बात करो इसकी, ठीक है, साथ ही साथ ये बोलोगे कि जो मॉलिक्यूल है लाई इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि जो मेरे लीनियर है ना, लीनियर के लिए कंडीशन आती है, लीनियर के लिए जो कंडीशन लिखोगे वो लिखते हैं हम आई ए इज इक्वल्स टू 0 एंड आई बी इज इक्वल्स टू आई सी। ये कंडीशन जो आती है वो मेरे लीनियर के लिए आती है। अब डेफिनेटली ये पूछोगे कि मैम ये कैसे आया, हमें समझाओ। देखो, कुछ चीज़ें होती है याद कर सकते हो, कुछ चीज़ें समझ सकते हो, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी, तुम्हारी मर्जी है, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, समझना चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। कंडीशन ये कहती है कि आई ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बॉन्ड एक्सिस वो 0 होगा, और आई बी और आई सी जो हमारे एंड ओवर एंड रोटेशन है, वो चाहे इन द प्लेन हो या आउट ऑफ द प्लेन हो, वो दोनों कैसे होंगे, हमारे इक्वल रहेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं क्या था, ठीक है। तो देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें पता है, एग्जाम्पल ले लो तुम, HCl का ले लो, HCN का ले लो, OCS ले लो, ये सारे ही क्या है, हमारे लीनियर टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना।
हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इनके अंदर, हमें पता है लीनियर टाइप के मॉलिक्यूल है। अब अगर ये लीनियर है हमारे पास तो हमें क्या करना है, अब देखो मैंने लिया HCl, है ना, 3 बॉन्ड एक्सेस निकालनी है मुझे, एक निकालना है मुझे, सॉरी 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं, किसे, I = I0। दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी है कि जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके पास ही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाई करेगा। अभी तक हमने ये देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस चीज़ को निकालेंगे, उसी की बॉन्ड एक्सेस से, वहाँ से जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी। यहाँ पे ईजी है क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें टफ होती जाएंगी। तो हमें यहीं पे समझना है कि सेंटर ऑफ मास क्या कहता है। सेंटर ऑफ मास ये कहता है कि जिसका हमारा जिसका मास ज़्यादा होता है उसके पास जो है उसकी ग्रेविटी लाई करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वहीं के पास जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा पास होगा, ऐसे मान लो, ठीक है, सेंटर जो है वो वहीं पे लाई करेगा। तो हम ये बोलते हैं कि Cl का मास ज़्यादा है तो मेरा सेंटर कहीं ना कहीं इसके पास लाई कर रहा होगा यहाँ पे। इसका मतलब अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे ना तो m1r1 = m2r2 करेंगे, ये कंडीशन लगाएंगे रिजिड रोटेटर में जब हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना चालू कि अगर ये सेंटर है इसका मतलब ये इसके अराउंड जो है ना, अब हम कोई सी भी एक्सेस है ना वो इसी के अराउंड हमारी निकालेंगे, फिर चाहे वो IA हो, वो IB हो या IC हो, इस सेंटर के अकॉर्डिंग ही हम उसके अंदर निकालने वाले, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं हमारी IA को, है ना। देखो IA क्या बोला था अभी, बॉन्ड एक्सेस, तो बॉन्ड ये वाला है तो इसका मतलब IA जो निकालोगे वो इसी के बिहाफ पे निकालोगे, यहाँ पे भाई IA जो है वो यही निकलेगी हमारी, यही बॉन्ड एक्सेस यही है ना। अब देखो ऐसे समझो ये एक मेरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मेरा H यहाँ पे, Cl यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकाला मैंने IA, ठीक है। रोटेट करो इसको, अगर तुम इसको रोटेशनल, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हो मतलब रोटेट करोगे, क्या इसके रोटेशन से मॉलिक्यूल का जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो रही है? क्या एटम जो है वो अपनी रिलेटिव पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं? नहीं कर रहे, केवल और केवल क्या कर रहे हैं, हमारी स्पिन के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट कर रहा है और अपनी स्पिन को ही एट द मोमेंट जो जहाँ पोजीशन है ना उसी पोजीशन पे अपनी स्पिन को चेंज कर रहा है। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि मॉलिक्यूल केवल और केवल अपनी स्पिन को चेंज करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर IA जो होगा वो 0 होगा। तो IA कब 0 होगा? जब मॉलिक्यूल केवल अपनी स्पिन चेंज करे, नॉट रिलेटिव पोजीशन। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब 0 हो जाएगा अगर उसकी रिलेटिव पोजीशन में किसी तरीके का चेंज नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो अपनी ही पोजीशन के ऊपर अगर रोटेशन कर रहा है। तो ऐसे केस में कोई सी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, वो IA के लिए नहीं है, कोई सी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होने के लिए मॉलिक्यूल का रिलेटिव पोजीशन का चेंज होना ज़रूरी है। वो इसीलिए कि जब तुम रोटेशन कर रहे हो तो तुम्हें एनर्जी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, तुम हल्का सा फोर्स लगाओगे और तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ पे रोटेशन मिलेगा। लेकिन अब बात करें IB की, तो देखो IB जब मैंने यहीं से ये निकाल रखी है, ब्लैक वाला जो है मैंने यहाँ से IB निकाल रखी है, क्योंकि मुझे पता है कि IA के जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी IB एंड IC। अब IB क्या आती है? एंड ओवर एंड रोटेशन इन प्लेन। करवा लो, प्लेन के अंदर यहाँ Cl है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ से यहाँ मैं लेके जाऊँगी तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है मेरा। Cl और H जो है वो अपनी रिलेटिव पोजीशंस को क्या कर रही हैं? चेंज कर रहे हैं। अगर ये चेंज कर रहे हैं तो IB की वैल्यू इस केस के अंदर 0 नहीं रहने वाली। यही केस लेकर आते हैं हम IC के लिए भी। अब भाई यहाँ से ये वैल्यू निकालोगे IC, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है ना हमें, तो यहाँ से मैंने निकाली अपनी IC की वैल्यू। अब IC भी क्या करेगी? एंड ओवर एंड रोटेशन, लेकिन आउट ऑफ द प्लेन करती है। तो भाई आउट ऑफ द प्लेन करे कर तो मोटे एंड ओवर एंड रोटेशन ये ना मॉलिक्यूल को चेंज कर रही है, और जैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर चेंज आया वैसे ही IC भी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। अब तो मुझे बताओ, हमें चेंज रिलेटिव पोजीशन चेंज करनी है। Cl यहाँ पे जा रहा है H,
चाहे से IB हो या IC हो, दोनों में ही H और Cl अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ऐसे केस में जब ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम ये बोलेंगे कि IB इज इक्वल्स टू IC है, क्योंकि दोनों के अंदर ही चेंज आ रहा है और सेम चेंज आ रहा है। दोनों ही जब रोटेशन कर रहे हैं तो Cl भी H के पास जा रहा है और H Cl के पास आ रहा है, दोनों केस के अंदर ही। और दोनों केस में ही रिलेटिव पोजीशन जो है हमारे मॉलिक्यूल की वो चेंज हो रही है। मॉलिक्यूल स्पिन तो कर ही रहा है लेकिन पोजीशन भी चेंज हो रही है। ऐसे केस के अंदर IB इज इक्वल्स टू IC रहेगा, लेकिन नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल वैल्यू नहीं रहेगी। 0 किसकी रहेगी? IA की। क्यों? क्योंकि IA के अंदर केवल और केवल स्पिन के अंदर चेंज आ रहा है, ना कि हमारा रिलेटिव पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर मॉलिक्यूल के बारे में। अब बात करते हैं हमारे सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, है ना भाई। हमें क्या करना है, हमें से इतना सा ध्यान रखना है। देखो, दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर स्पिन चेंज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हमारा मॉलिक्यूल की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मतलब विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि IB इज इक्वल्स टू IC लेकिन नॉट इक्वल टू 0 है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है हमारा? सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में क्या होता है कि कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक फ्लोराइड ग्रुप लिया और 3 हमने इधर पे मिथाइल, मतलब नीचे सिमेट्री बनानी है और ऊपर कुछ ऐसा टॉप का मॉलिक्यूल हमें लेकर आना है जिसकी वजह से हमारी सिमेट्री जो है वो चेंज हो रही है। तो सिमेट्री एट द टॉप, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो, सिमेट्री एट द टॉप। ठीक है, जहाँ नीचे सिमेट्री आएगी उसके टॉप के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना है हमें। तो हमने ये बोला कि जो मेरा एटम है वो कैसा होना चाहिए। कंसीडर अ मॉलिक्यूल मेथाइल फ्लोराइड where 3 hydrogen atoms are bonded tetrahedrally at the carbon। ठीक है, तो देखो consider a molecule having methyl fluoride having 3 hydrogens and 1 fluoride। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CF H H और H। हमें ये पता है कि जब भी हम ऐसे कुछ कार्बन की 4 वैलेंसी बताते हैं, कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली प्लेस्ड होता है। तो कार्बन एंड 1 फ्लोराइड प्लेस्ड टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रली उनको हमने प्लेस किया। अब वही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें तो IA IB IC की वैल्यूज़ निकालनी है। IA IB IC की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखो क्या चीज़ करनी है हमें ये पता है कि हमारे पास ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास होते हैं सबसे पहले। तो अब देखो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर सेंटर ऑफ मास कार्बन के पास है, लेकिन अगर तुम कार्बन और फ्लोरीन के अंदर चेक करोगे तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं हमारा जो है वो F के पास लाई करता है। कहाँ लाई करेगा? मेरा F के पास। मास ज़्यादा, सेंटर ऑफ मास मतलब जो उसके सेंटर है वो उसके पास हो जाएगा, यहाँ पे लाई करेगा। अब क्या करना है हमें? इसका मतलब जो मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है अबाउट द बॉन्ड एक्सिस वो भी यहाँ से निकलेगी, चाहे से फिर कोई सी भी निकालो, IB निकालो IC निकालो, सारी की सारी जो है वो मेरी यहीं से पास होने वाली है। निकाल लो, देखो निकाले। चलो सबसे पहले यहीं से निकाल लेते हैं। यहाँ से निकली मेरी IA, ठीक है। अब जब तुमने यहाँ से IA निकाली तो मुझे ये बताओ, मेरे इसको मैंने कार्बन और फ्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे फ्लोरीन है, इसके बॉन्ड एक्सिस के ऊपर, क्योंकि अब ये मैं समझना मैम ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तुम्हें पता है, अगर हम इसकी बात करें तो हमें ये पता है कि एक मेरा वेज के ऊपर होगा और एक मेरा डैश के ऊपर होगा।
दो तो प्लेन में रहेंगे और एक एम इस तरीके से रहता है ना मेरा, तो एक एच जो है वो मेरा बाहर की तरफ है, इधर की तरफ है, और एक एच, तो सी एफ में से मैंने ये करा है। जैसे ही तुम स्पिन में यहाँ पे चेंज करोगे तो सी और एफ जो है वो तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इस कार्बन के साथ नीचे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। जो 3 हाइड्रोजन है, जैसे ही तुम इसको रोटेट करोगे तो ये सपोज ये 3 हाइड्रोजन है मेरे, ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन कहीं ना कहीं रोटेट करेंगे, तो ये हो रहा है ना, तो इसके कारण ये तो रोटेट करेगा, तो ये कार्बन और फ्लोरीन तो नहीं चेंज होगा, लेकिन जो ये 3H है ये मेरी अपनी रिलेटिव पोजीशंस को चेंज करेंगे, ये जो है ये अपनी रिलेटिव पोजीशंस को चेंज करेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इस केस के अंदर क्या बोलोगे कि IA नॉट इक्वल टू 0, आइए क्या हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कार्बन फ्लोरीन को ही चेक नहीं करना, इसीलिए मैंने कहा था कि वहाँ पे 2 ही एटम थे तुम्हारे पास। यहाँ जब 4 एटम देख रहे हो तो चारों की पोजीशंस चेक करोगे, भले ही तीनों हाइड्रोजन है लेकिन रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे की चेंज हो रही है। सपोज अगर ये वेज पे था तो अब ये वाला वेज के ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये डैश के ऊपर है तो ये वाला वेज के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से अपने पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, और जब ऐसी चीज़ आती है, ऐसा केस आता है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि जो हमारा IA है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, हमारा 0 रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी IB की, तो डेफिनेटली IB निकालोगे तो यहीं से कहीं निकालोगे, तो IB का रोटेशन करो। अब सपोज मैंने ये C और F में मैंने यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास था यहाँ से, तो मैं इसको रोटेट करूँगी तो अब देखो मेरा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, और जैसे ही मेरा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब IB तो 0 होगा ही नहीं, है ना। IB के लिए नॉट 0 वाली कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ पे मेरा IB की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब बात करें IC की, अब देखो यहाँ से निकालोगे परपेंडिकुलरली IC भी निकल गई, तो अब तुम चाहे से IC को इस तरीके से रोटेट कर लो तो भी मेरा पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी IB और IC है वो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। लेकिन लीनियर में क्या था, IA की वैल्यू 0 थी, सिमेट्रिक में IA की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसी कंडीशन के अंदर IB और IC भी इक्वल हो सकता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, जहाँ पे तुम्हारी नीचे सिमेट्री है लेकिन टॉप के वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ये बोलेंगे। केवल ध्यान इतना देना है, ज़रूरी नहीं है जिस एक्सिस से तुम निकाल रहे हो वही मॉलिक्यूल का रोटेशन देखना है, नहीं, जिस एक्सिस को तुम घुमा रहे हो उससे जितने भी मॉलिक्यूल्स तुम्हारे एटम्स जितने भी रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उन सब की पोजीशंस चेक करनी है। और टेट्राहेड्रली जानते हैं कि 2 प्लेन के अंदर होते हैं, एक वेज हमारे अब सामने की तरफ होता है और एक हमारे पीछे की तरफ होता है। तो इस तरीके से जब हमारा मॉलिक्यूल होता है तो हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस चेंज कर रही हैं। मैं अगर डिफरेंट आइसोटोप यहाँ पे लगा दूँ H के तो भी तो सिमेट्री कहलाएगी, मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं सिमेट्रिक का कहलाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो कंडीशन अराइज होगी वो IA नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि C और F भले ही अपनी पोजीशन के ऊपर हो लेकिन हाइड्रोजन यहाँ रोटेट करेगा, ठीक है। और वही चीज़ आती है हमारी IB और IC दोनों के अंदर ही जो है वो एंड ओवर एंड रोटेशन हो रहा है। एंड ओवर एंड कैसे, देखो IB को पकड़ लो, यहाँ पे यहाँ मेरी IB है, IB को पकड़ा मैंने, रोटेट किया, एंड ओवर एंड करना है, C को उठाऊंगी, F को लेकर आऊंगी यहाँ पे। तो जब तुम जैसे ही घुमाओगे उसको तो कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होगा। और सेम कंडीशन आएगी हमारे IC के साथ, IC के अंदर भी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो मेरा रोटेट कर जाएगा ठीक है। तो ये था हमारा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अब देखो हमने कहा IA नॉट इक्वल टू 0 विद दैट ऑफ IB एंड IC। इससे भी ना 2 चीज़ें निकल कर आती हैं, 2 कंडीशन अराइज होती है। IB इज इक्वल्स टू IC या तो ग्रेटर देन IA हो, ठीक है, या IB इज इक्वल्स टू IC लेस देन हमारा IA हो। 2 कंडीशंस हमारे पास यहाँ से आती है। अगर हमारा IB इज इक्वल्स टू IC IA से ज़्यादा होता है, इस कंडीशन को बोला जाता है प्रोलेट। और अगर हमारा IB इज इक्वल्स टू IC लेस देन IA है, उसको बोला जाता है हमारा ओबलेट। क्या बोलोगे उसको? ओबलेट बोलेंगे।
इसका मतलब IA के लिए जो तुम्हें प्रेशर लगाना पड़ेगा वो थोड़ा कम अमाउंट के अंदर तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखो समझना है इसको, तो प्रोलेट की कंडीशन को उसी से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से CF H H और H। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हम जो कर रहे थे, हमारा यहाँ पे हम IA की वैल्यू निकाल रहे थे, है ना, यहाँ सॉरी IB थी, यहाँ मेरी IA थे। जब तुम IA को देखो, IB और IC यहाँ ग्रेटर देन कैसे है तुम्हारा, लेस देन IA है। भाई कैसे हुआ, IA को जब घुमाओगे तो यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन का ही मूवमेंट शो हो रहा है ना, लेकिन जैसे ही तुम IB और IC को दिखा रहे हो तो IB और IC में पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, तो जो कंडीशन आ रही है वो लंबी आ रही है तुम्हारे पास, ऐसे मॉलिक्यूल घूम रहा है, ऐसे वाले के अंदर जो है वो तुम्हारा प्लेन कम आ रहा है। तो जब तुम डायग्रामेटिकली इसको बनाओगे तो तुम ऐसे बोलोगे कि जो तुम्हारा ये वाला प्लेन है, मॉलिक्यूल इस तरीके से ज़्यादा रोटेट कर रहा है एज कम्पेयर टू इसके। तो ऐसी कंडीशन जो आती है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोलेट बोलेंगे। हमें इतना देखना है कि देखो अगर तुमने एक IA निकाली है तो IA से जो ये रोटेशन है वो केवल इतना ही कवर कर रहा है, लेकिन अगर तुम IB निकाल रहे हो तो IB से रोटेशन ये पूरा कवर हो रहा है। भाई इसी तरीके से तो मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, तो IB और IC ज़्यादा हो जाएगा, मतलब तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना IB और IC के लिए, क्योंकि तुम्हें पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। मैंने ऐसे बोला, मेरा ये था, जब मैं इसको रोटेट कर रही थी तो ये 3 ही जो थे वो नीचे वाले मेरे यहाँ से रोटेट कर रहे थे। अब मैंने बोला, मैंने इसको रखा, मैंने पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करा, भाई पूरा मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाने की कंडीशन को क्या बोलोगे, यहाँ पे प्रोलेट बोलोगे, और जो डायग्राम आएगा वो इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे ऑब्लेट की। तो ऑब्लेट वाले में देखो, ऑब्लेट वाले में क्या होगा, IB इज इक्वल्स टू IC इज इक्वल्स टू IA, है ना, मतलब IA जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा, आप देखो इसका लिए जो एग्जाम्पल हो वो लिया हमने BCl का, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। अब देखो हमें पता होना चाहिए कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकालोगे। निकालो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अंदर। अब इसके अंदर देखो ये क्या है, परफेक्टली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ट्राइगोनल है और परफेक्टली सिमेट्रिकल आ रहा है ना, हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह ये बन रहा है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है। परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो Cl सबका मास सेम है, तो जो इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना वो हम कहाँ से निकालते हैं, हमारे बोरोन से निकालोगे। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी हमारी बोरोन से, और जैसे ही ऐसे निकालो यहाँ से, और जैसे ही तुमने यहाँ से बोरोन से IA निकाली, अब तुम देखो जब तुम IA को चेंज करोगे, है ना, यहाँ पे देखो अपना रोटेशन चेक करें हम, अगर तुम IA को रोटेट कर रहे हो तो देखो मेरा Cl जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला Cl यहाँ आ रहा है और ये वाला Cl यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से जो IA की वैल्यू कितना बड़ा सर्कल कवर कर रहा है ना, ये कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसी वजह से IA क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। अब बात करते हैं हमारी IB की, है ना, तो यहाँ पे जब बात करोगे तो ये वाला सर्कल ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो ये वाली है कि ये वाला जो चीज़ है ये ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा हमारा। कैसे, देखो जब तुम IA को रोटेट कर रहे हो तो ये वाला जो स्फेरिकल है तुम्हारा, ये जो चीज़ है, ये सर्कमफेरेंस क्या हो रहा है तुम्हारा, बहुत लार्ज आ रहा है, और ये देखो ये बहुत कम है इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो इस वजह से ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लेट कंडीशन बोलेंगे। अब देखो दूसरी बात, मुझे ये पता है B से मेरी जो है वो इनर्शिया निकलनी है, मैंने यहीं पे मेरी IB लाई करी है, क्योंकि मुझे तो पता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं IB इसी तरीके से लाई करेगी। अब निकालो, अब जब तुम IB को निकालोगे तो तुम्हारा Cl जो है वो कम रोटेशन कर रहा है, तो ऐसे आने के अंदर भाई अब 3D के अंदर तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे ही समझो
कि जब मैं IB को बोरोन से रोटेट करूँगी तो मेरा Cl जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसको सरकमफेरेंस क्या करना पड़ रहा है, कम यूज़ करना पड़ रहा है, कम फोर्स देना पड़ रहा है। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे ऑब्लेट के अंदर बनाई है कि जब मुझे इस तरीके से घुमाना पड़ रहा है तो मुझे कम देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है। तो भाई ये वाला सरकमफेरेंस, अब देखो एक IA को पूरे तीनों के अंदर जाना पड़ रहा है। IB को बात करोगे ना तो वो तीनों, देखो सपोज यहाँ मेरा बोरोन है, यहाँ से जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये IA निकाली, जब मैंने यहाँ से IA निकाली मैंने इस बोरोन को रोटेट करा, बोरोन को रोटेट करो, Cl चारों तरफ से यहाँ से ऐसे घूम कर आएगा, ठीक है। IB की बात करी, IB की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, मॉलिक्यूल ऐसे ही रोटेट कर जाएगा, बस उसको ऐसे घूमना पड़ रहा था, यहाँ इसको ऐसे घूमना पड़ रहा है। तो ऐसे के अंदर IA की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और IB और IC की वैल्यू लेस देन हो जाएगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम ओब्लेट कहते हैं। तो सिमेट्रिक टॉप के अंदर हमने ये बोला कि IA नॉट इक्वल टू 0 है। अब IA नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि IB और IC या तो लेस देन हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। अगर लेस देन होता है तो प्रोलेट टाइप कंडीशन आती है और अगर हमारा ग्रेटर देन होता है तो ऑब्लेट टाइप की कंडीशन हमारी आती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे स्फेरिकल टॉप के ऊपर। अब स्फेरिकल टॉप के अंदर बात करोगे तो हम मीथेन का एग्जांपल ले लेंगे जो कि परफेक्टली क्या है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल है ना, परफेक्टली क्या है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल है। और साथ ही साथ जब स्फेरिकल की बात करोगे तो इसकी तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं थ्राइस ऑफ देम सेम होगी, ठीक है, तीनों सेम होंगी। मतलब IA इज इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC, तीनों ही जो है वो हमारी सेम कंडीशन के ऊपर रहेंगी। देखो कैसे, हमने बोला है हमें मीथेन लेना है, CHH स्फेरिकल मॉलिक्यूल, तो स्फेरिकल यही है हमारा, CH4 इज अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें तो एक्सेस निकालनी है, 3 एक्सेस निकालनी है हमें। और हमें ये पता है कि जब हमारा मोमेंट सेंटर ऑफ मास से निकाल लो सेंटर ऑफ मास। देखो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास जो है वो मेरा इस कार्बन के लायक करेगा, तो कार्बन से यहाँ निकालूंगी, इसकी सबसे पहले निकाली मैंने IA, ठीक है। जब मैंने सेंटर से जो है वो IA को निकाला इस कार्बन से, तो अब तुम इस कार्बन को रोटेट करो, कार्बन अपनी पोजीशन पे रिलेटिव रहेगा। लेकिन क्या जब तुम इसको रोटेट करोगे तो ये चारों हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, रिलेटिव पोजीशन चेंज करेंगे ना। जब तुम एक चीज़ को कांस्टेंट रखोगे, उसको घुमाओगे, है ना, तो यहाँ वाली चीज़ें तो अपनी चेंज करेगी भाई। तुम तो इस तरह मान के चलो, ये एक था, इसके चारों तरफ इस तरीके से निकले हुए हैं, मैं बीच वाले को रोटेट कर रही हूँ, केवल बीच वाला रोटेट हो रहा है मेरा। जब बीच वाला रोटेट हो रहा है तो चारों हाइड्रोजन जो है वो मेरे मूव करेंगे ही करेंगे और रिलेटिव पोजिशन अपनी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये परफेक्टली क्या बन गया, स्फेयर बन गया मेरा। अब बात करें हमारी किसकी, IB की, तो भाई IB तो क्या होती है, IB म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये IB म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो भाई ये भी कार्बन से ही निकलेगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास यही लाई कर रहा है। ये भी कार्बन से निकली तो ये भी क्या कर रही है, कार्बन को तो कांस्टेंट रख रही है और हाइड्रोजन को मूव कर रही है, एंड ओवर एंड रोटेशन। या ये मान लो कि अगर कांस्टेंट भी नहीं रख रही है, तुम कार्बन को पकड़ के चेंज कर लो तो भी हाइड्रोजन की रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी। ऐसे केस में IB भी जो है वो IA के इक्वल है क्योंकि वो भी काम क्या कर रहा है, IA वाला काम ही कर रहा है। अब एक लास्ट बचती है हमारी कौन सी, IC भी इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी। यहाँ से लो, IC भी जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी तो वही काम IC भी करेगी जो IB कर रही है और जो IA कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हमारा IA इज इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC हो जाता है और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल कहते हैं। आई होप यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हमारी चीज़ होगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल की तो पहली बात ये हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा
नहीं देते। क्यों नहीं देते? नो डायपोल मूवमेंट। अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि तीनों चीज़ें सेम आ रही हैं, कहीं पे भी जो है वो डायपोल मोमेंट भी जनरेट नहीं हो रहा। जहाँ डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा है तो स्फेरिकल नेचर आ रहा है, स्फेरिकल नेचर आ रहा है तो सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आ रही है, तो इसीलिए किसी भी तरीके का रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, कोई डायपोल मोमेंट यहाँ पे अराइज नहीं होगा। इसीलिए CH4 जो है वो हमें रोटेशनली इनएक्टिव होता है। CH4 रोटेशनली इनएक्टिव। CH4 जो होगा वो रोटेशनली इनएक्टिव होगा। ये हम चर्चा अच्छे से कर चुके थे कि हमारा अगर हमारे मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट होता है तो रोटेशनली एक्टिव होगा, नहीं है तो रोटेशनली इनएक्टिव होगा। तो ये केस हम यहाँ से भी देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन से भी। लास्टली अब हमारा एक और बच्चा है, लास्ट जो बच्चा है 4th वन, asymmetrical top molecule। एसिमेट्रिकल क्या कहता है कि जो तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मतलब IA इज इक्वल्स टू IB इज इक्वल्स टू IC नॉट इक्वल टू रहने वाली है। तीनों ही जो है वो सेम नहीं रहेंगी। अब इसमें हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो हमारा वाटर आता है और विनाइल क्लोराइड आता है। ये दो हमारे इस तरीके से मॉलिक्यूल रहते हैं। अब बात करो क्यों है, तो देखो डिफरेंट क्यों है कि IA IB IC जो है वो इक्वल क्यों नहीं है इस केस के अंदर। तो अगर सिंपली बात करें हम हमारे H2O की, तो देखो O H और ये H, साथ में तुम यहाँ पे कहीं लोन पे दिखाते हो, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इसी तरीके से दिखाते हो, यहाँ पे किसी तरीके की कोई सिमेट्री यहाँ पे नहीं दिख रही है। अब अगर तुम सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकालना भी चाहोगे तो कहीं ना कहीं लोन पेयर का भी कुछ ना कुछ रहेगा। चलो मैंने ऑक्सीजन से निकाला, ठीक है, देखो मैंने यहाँ ऑक्सीजन से जो था मैंने IA निकाली अपनी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास मैंने ऑक्सीजन को मान ला। जैसे ही ये एक मिनट इसको ऐसे ना लेके ये मैंने IA निकाली अपनी इस तरीके से। अब देखो जब तुम IA को चेंज करोगे तो जो दोनों ऊपर वाले लोन पे थे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन मेरे ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि IA में जब तुम ऑक्सीजन को रोटेट करोगे तो ऐसे ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे ऐसे रोटेट करोगे तो एक ऊपर नीचे इस तरीके से लोन पेयर अपना रोटेट करेगा। तो इसका मतलब IA नॉट इक्वल टू 0 है। अब नॉट इक्वल टू IB और IC कैसे है? क्योंकि अभी तक जितने भी केस हम पढ़ते आ रहे थे उसमें हम IB और IC को तो इक्वल ही बताया था। यहाँ पे अब देखो जैसे ही तुम क्या करोगे, यहाँ पे IB जैसे ही तुमने अप्लाई करी, यहाँ पे जैसे ही तुमने IB अप्लाई करी, तो मुझे ये बताना जैसे ही तुम इसको रोटेट करोगे H इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, हर जो पोजीशन है अपनी रिलेटिव चेंज कर रहा है। इसी वजह से IB जो है वो IA से नहीं है, क्योंकि IA में दोनों लोन पेयर और हाइड्रोजन चेंज कर रहा था, ठीक है, एक साथ रिलेटिव चेंज आ रहा था। यहाँ पे एक में चेंज करोगे, ऑक्सीजन को इस तरीके से रोटेट करोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये चेंज आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं IC की, IC निकालो, IC मैंने ऐसे निकाली। अब देखो IC ऐसे ऐसे रोटेशन दिखाओगे, ऐसे पकड़ के लेके जाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लोन पेयर के अंदर लोन पेयर चेंज आ रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा था, दो देखो सबसे पहले समझो कि जो हमारा IA था ना उसके अंदर हाइड्रोजन और लोन पेयर अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर रहे थे, ठीक है। IB की बात करोगे तो चारों जो हमारे हाइड्रोजन लोन पेयर है ना वो अपनी अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर अपनी पोजीशन चेंज कर। IB को देखो ना, अगर इस तरीके से तुमने चेंज करा तो इसको इधर पकड़ के लेके जाओगे, इसको, ठीक है। IC की बात करोगे तो IC में क्या हो रहा है कि लोन पेयर चेंज हो रहा है तो हाइड्रोजन चेंज हो रहा है। और जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो तुम्हें बताओ कहाँ पे तीनों सेम आ रही है, नहीं आ रही है। इसीलिए हमने बोला है कि IA नॉट इक्वल टू IB विच इज़ नॉट इक्वल टू IC, ये हमारा केस होता है। यही केस तुम अपने विनाइल क्लोराइड के साथ भी देख सकते हो,
ठीक है। जब तुम इस तरीके से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकालोगे तो एच कहीं ना कहीं जो है वो सिस और ट्रांसपोजिशन में रहेगा, और जब सिस और ट्रांसपोजिशन में रहेगा तो वहाँ पे भी आई ए आई बी आई सी नॉट इक्वल रहने वाले हैं। तो ऐसे एक मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल कहते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस तरीके से आई होप अब चीज़ें समझ आ गई होगी। क्लासिफिकेशन का लेक्चर वैसे बहुत बड़ा हो चुका है तो हमें ये आना चाहिए, ठीक है। अब बात रही स्क्रीनशॉट की, ले लो स्क्रीनशॉट भी, है ना, ये लो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके आगे जो हम करेंगे वो रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर और इनकी चर्चा करेंगे। अब रिजिड नॉन रिजिड रोटेटर जो है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, तो जब तक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नहीं देखोगे तब तक वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए बोल रही हूँ सबसे पहले इसका वीडियो देखो और उसके बाद अपना नेक्स्ट हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे रिजिड रोटेटर या नॉन रिजिड रोटेटर के साथ। थैंक यू।